नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 39 प्रत्याशियों का ऐलान किया, तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 21 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो देखिए, चुनाव को 2 महीने का वक्त बचा है और बीजेपी पूरी तैयारी के साथ सामने आ रही है। तो 21 प्रत्याशियों में कई ऐसे लोगों को का नाम भी शामिल है जिनको बीजेपी ने पहली बार टिकट दिया और कुछ दिन पहले वो लोग बीजेपी में शामिल हुए। तो बीजेपी के महारथी कौन कौन हैं जिनको बीजेपी ने टिकट दिया, हम आपको बता रहे हैं। सुमावली से टिकट दिया गया है और साथ ही गोहद से लाल सिंह आर्य को टिकट मिला है। पिछौर से प्रीतम सिंह लोधी पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। तो वही सुमावली से एदिल सिंह कंसाना पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में 39 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 21 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। हम आपको बता दें कि कोरबा से श्री लखनलाल देवांगन को बीजेपी ने टिकट दिया है। मरवाही से श्री प्रणव कुमार मरपच्ची को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो उस वक्त की बड़ी खबर, 23 का रन है। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है और प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया। विधानसभा चुनाव इस बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने हैं। छत्तीसगढ़ में 21 प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी ने किया है। तो बीजेपी ने अपना पहला दाव चल दिया है। क्या ये जल्दबाजी है बीजेपी की या बीजेपी देरी नहीं चाहती? तमाम तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया, तो वहीं छत्तीसगढ़ से 21 प्रत्याशियों पर बीजेपी ने भरोसा जताया। तो देखिए, उन लोगों के नाम भी शामिल हैं जो लोग अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो उनको भी बीजेपी ने टिकट दिया है, यानी बीजेपी ने उन पर भी भरोसा जताया है। प्रेमनगर से भूलन सिंह मरावी को बीजेपी ने टिकट दिया। भटगांव से लक्ष्मी राजवाड़े पर भरोसा बीजेपी ने जताया है। प्रतापपुर से शकुंतला सिंह आर्य महिला प्रत्याशी पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। रामानुगंज से राम विचार नेताम पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। तो बीजेपी ने 21 प्रत्याशियों का ऐलान किया है, जिसमें कई नए नाम शामिल हैं, नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। वही पाटन, जो एक मजबूत सीट है छत्तीसगढ़ से, तो सीएम भूपेश बघेल जहां से चुनाव लड़के जीते थे, वहां से विजय बघेल जो दुर्ग सांसद है, उन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। तो छत्तीसगढ़ से 21 प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में 39 प्रत्याशियों पर बीजेपी ने भरोसा जताया और 39 सीटों पर बीजेपी ने नाम का ऐलान कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। पूरी तैयारी बीजेपी कर चुकी है, तो बीजेपी ने पहला दाव चल दिया है। तो चलिए, कौन से सीट से बीजेपी ने किसको उतारा, इसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। प्रेमनगर से श्री भूलन सिंह मरावी को बीजेपी ने टिकट दिया है। भटगांव से श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े को बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं प्रतापपुर से श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्थे को बीजेपी ने टिकट दिया। रामानुगंज से श्री राम विचार नेताम पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। तो वहीं लुंड्रा से श्री प्रभोज भिंच पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। तो चलिए, हमारे साथ बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती जुड़ चुके हैं और नेहा बग्गा, वो भी बीजेपी प्रवक्ता हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुकी है। संगीता शर्मा कांग्रेस से नेत्री हमारे साथ जुड़ चुकी है। अरविंद तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेहा बग्गा जी, पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, बीजेपी ने नामों का ऐलान कर दिया, कहीं ये जल्दबाजी तो नहीं, क्योंकि 2 महीने का चुनाव का समय बचा है और लिस्ट सामने आ चुकी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के बाद अगले ही दिन से चुनाव की तैयारी में रहती है। जहां पर जिन सीटों पर अच्छे परिणाम आते हैं उसको कैसे आगे लेकर जाना है, और जिन सीटों पर परिणाम आकांक्षा के अनुरूप नहीं आए उसमें क्या बेहतर करना है, उसकी रणनीति बनती है। और इसीलिए हमने जो हारी हुई सीट्स थी या जहां पर मार्जिन कम था भारतीय जनता पार्टी की जीत का, उनको आकांक्षी विधानसभा के तौर पर चिन्हित किया था। और आप देखिए कि उसकी जो बैठकें हैं, लगातार आप पत्रकार मित्रों उसमें शामिल हुए हैं, उन बैठकों में आपको भी उसकी सूचना रही है।
उसकी रणनीति लगातार बनी है। और मुझे लगता है कि पार्टी ने बहुत सोच समझकर जो हमारा 200 पार का लक्ष्य है या फिर जो 51% का वोट शेयर का जो लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए एक रणनीति के तहत इसकी घोषणा हुई है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का कांग्रेस का रिएक्शन आ रहा है, अगर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के घोषित हो रहे हैं तो क्या आप कांग्रेस से मुहूर्त निकलवाएंगे या कांग्रेस से पूछेंगे कि ये सही है कि नहीं समय इसको निकालने के लिए? प्रत्याशी घोषित हुए हैं, पूरा कैडर ताकत के साथ लगेगा और अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। बिल्कुल। चलिए संगीता जी, मैं आपका रुख करूंगी। बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, क्या कांग्रेस कहीं पीछे तो नहीं रह गई या अब कांग्रेस जल्दी अपना जो भी टिकट वितरण को लेकर या फिर प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस कर सकती है? देखिए, कांग्रेस भी जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, थोड़ा सा इंतजार करिए। परंतु मैं कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नेहा बग्गा ने पहले ही स्वीकार कर लिया कि हम चुनाव के अगले दिन से ही चुनावी तैयारियों में लग जाते हैं। इसी कारण तो ये जनता का ध्यान नहीं रख पाते हैं। इनका पूरा मोड चुनाव में लगा रहता है। ये पूरे साल चुनाव और प्रत्याशियों की सूची में ही लगे रहते हैं और मध्य प्रदेश की जनता तबाह होती चली जा रही है। आप देखिए, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रेप केस की घटनाएं घटित होती चली जा रही है और मध्य प्रदेश में 50% का भ्रष्टाचार हो गया है। हर काम में ये पैसा लिया जाता है, कमीशन खोरी की जाती है और 50% का भ्रष्टाचार आज हर जगह पर देखा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी मोड में रहती है। यदि जनता के बीच होती तो आज इस तरीके की स्थिति नहीं देखने को मिलती। जिस तरीके से इन्होंने आज जितने भी टिकट डिक्लेयर किए हैं, ये बता रही है कि 39 सीटों पर इन्होंने अभी टिकट डिक्लेयर किए हैं और वो सारी हारी हुई सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि 2018 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था और सबसे ज्यादा हारी सीटें इनके खाते में गई थी। तो उन हारी सीटों का इन्होंने अभी ऐलान किया है और कई टिकट तो इन्होंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए जहां पर विवाद था। जैसे अगर हम कहें कि प्रीतम लोधी का जो टिकट था, इन्होंने वहां से उनको प्रीतम लोधी जी को टिकट दिया है, जिन्हें पहले पार्टी से निष्कासित कर दिया था उनके ऊपर ब्राह्मणों के खिलाफ बोलने के आरोप में, और बाद में उन्हें वापस पार्टी में ले लिया और अब उन्हें टिकट भी दे दिया। तो जो वहां के भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता जो लगातार मेहनत कर रहे थे, का विरोध सामने देखने को मिलेगा। इसी तरीके से लाल सिंह आर्य का भी देख लीजिए। तो ऐसे सारे जो टिकट है भोपाल के, अगर हम 2 टिकटों की बात करें, उत्तर की और मध्य की, तो ये दोनों ही टिकटों में अभी बीजेपी ने कई नए चेहरों को भी इस बार मौका दिया। राजीव जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, कुछ समय पहले बीजेपी में जो लोग शामिल हुए हैं, बीजेपी ने इस बार उन पर भी भरोसा जताया, तो क्या कुछ पैमाना है सर टिकट वितरण का? नहीं, देखिए, टिकट वितरण का सबसे पैमाना होना चाहिए जो होता है पार्टी के प्रति निष्ठा, जनता के प्रति निष्ठा और तीसरी बात जीतने की संभावना। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामकता के साथ ये टिकटों का वितरण किया है और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बहुत भयादोहन में है, उसकी टीका टिप्पणी कर रही है, छित्रान्वेष कर रही है, तो ये स्पष्ट हो गया कि जनता के सामने एक सुंदर विकल्प, एक बहुत अच्छा विकल्प दिया है कि जनता समझ सकती है और अभी चुनाव में समय है। तो एक मैं कह सकता हूँ कि एक मास्टर स्ट्रोक है भारतीय जनता पार्टी का। और इसमें सभी प्रकार के, आप अगर छत्तीसगढ़ में देखेंगे, राम विचार नेताम जी जैसे वरिष्ठ आदिवासी नेता और जिनको दीर्घ अनुभव है, संसदीय का भी अनुभव है, राज्यसभा से थे और विधानसभा की बहुत पुरानी नेता है। देवलाल ठाकुर जो हमारे नए ऊर्जावान साथी हैं, हमारे मीडिया टीम के सदस्य हैं, उनको टिकट दिया गया। तो इस प्रकार से ये जो सामंजस्य है, एक तरफ वरिष्ठता को भी ध्यान में रखा गया है, उसी प्रकार से जो फ्रेश ब्लड होता है, जो ऊर्जावान हमारे नेता हैं, उनको भी स्थान दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक शानदार सरकार बनने जा रही है जिसमें रचनात्मक ऊर्जावान युवा रहेंगे, वहीं वरिष्ठ लोग भी रहेंगे जो संसदीय ज्ञान है, जिनको विधानसभा का ज्ञान है और उस विचारधारा को लेके जो पार्टी जो काम करती है, मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम अपने विचार को आगे लेकर बढ़े और एक मौका मिले। ये जो सरकार है, सत्ता है, वो एक साधन है, वो साधन है कि किस प्रकार से हम जनता का काम कर सकें। तो ये बहुत अच्छा एक मौका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक का प्लान खेला है, राजीव जी कह रहे हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा भी जुड़ चुके हैं। प्रमोद, टिकट वितरण कर दिया गया है और बीजेपी ने नए चेहरों पर भी भरोसा जताया है, साथ ही कुछ लोगों को बीजेपी ने जब पहले टिकट दिया था उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया इस बार। देखिए, बीजेपी ने 39 सीटों पर कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर दिया है
और हम कैंडिडेट जो भोपाल मध्य से है ध्रुव नारायण सिंह, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं, उनके आवास पर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो पूरे जश्न की आपको तस्वीरें नजर आएंगी, हुजूम की पूरी तस्वीरें हैं। और कैंडिडेट बीजेपी के जो है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो अब यहाँ पर जश्न वाली नजर आ रही हैं। और जो बधाई देने का तांता है वो ये देखेंगे तो नारेबाजी नजर आ रही है। राजधानी भोपाल की जो मध्य विधानसभा सीट है वहां से ध्रुव नारायण सिंह कैंडिडेट बनाए गए, उनकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, कार्यकर्ता नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। और ये देखेंगे आप तो बधाई देने वालों का जो तांता है वो कम होता नजर नहीं आ रहा है। अब सीधा सवाल मेरा, ध्रुव नारायण सिंह जो आप तस्वीर देखेंगे, इससे पहले भी इसी सीट पर ये विधायक रहे हैं, लेकिन अब फिर से पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। सर, मेरा सवाल आपसे है, पार्टी ने बड़ा दायित्व दिया है, जिम्मेदारी बड़ी, और देखेंगे आप तो संभवतः पार्टी हाईकमान से लगातार इनके पास फोन आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं के ये जो हुजूम देखेंगे तो आपको सीधी तस्वीरें नजर आएंगी। और ये तस्वीरें बता रही है कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। और जिन चेहरों को जिम्मेदारी मिली है, नामों का ऐलान हो गया है, बधाई देने के लिए तांता लग गया है। ये सुनिश्चित है, हम बहुत मतों से जीतने वाले हैं। ये पहले से तय हो गया है कि अब हमारे ध्रुव भैया के नेतृत्व में हम लोग ये विधानसभा में अधिक से अधिक मात्रा में जीतने वाले हैं। पार्टी के फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को और यहाँ की मध्य विधानसभा की जनता को मालूम था कि ध्रुव नारायण सिंह जी को टिकट मिलेगा, क्योंकि ध्रुव नारायण सिंह जी ने जो विकास के कार्य करे 2008 से 13 तक, वो पूरी जनता को आज भी याद है। और वो विधायक के रूप में ध्रुव नारायण सिंह जी को ही मानते थे और 10 साल से जो लगे हुए थे मध्य विधानसभा में जनता की सेवा करने के लिए, आज उनको फल मिला। ये आप देखेंगे तो जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच गए, हम बातचीत उनसे करेंगे। सर, कार्यकर्ताओं में जोश हाई है, कह रहे हैं कि इस बार तो ये सीट बीजेपी की होगी। बिल्कुल होगी, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल होगी। कहाँ, क्या विकास पर ब्रेक लग गया था आपके जाने के बाद? तो पूरी तौर पे ठप है। आप मध्य क्षेत्र घूमेंगे तो आपको एक भी कोई पार्क अच्छा नहीं मिलेगा, कोई चौराहा अच्छा। तो प्रबोध, हमें तस्वीरें हमें दिखा रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह, खुशी है टिकट वितरण को लेकर, और अब प्रत्याशी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। अरविंद तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, बीजेपी में एक तरफ खुशी की लहर है कि प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया गया है, वही कांग्रेस का कहना है कि जल्द कांग्रेस की लिस्ट भी जारी होगी। सर, जो लिस्ट जारी हुई है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो लिस्ट जारी हुई है तो मध्य प्रदेश में एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो भारतीय जनता पार्टी जिस पे फोकस कर रही है वो मालवा निमाड़ है। मालवा निमाड़ में 66 सीटें हैं और पिछली बार इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त खाना पड़ी थी, कांग्रेस से पीछे रही थी। आज जो सूची 39 कैंडिडेट्स की डिक्लेयर हुई है तो 11 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिए हैं मालवा निमाड़ में। और मतलब उसमें सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है कि इनमें से ज्यादातर सीटें वो है जहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता पिछला चुनाव जीते थे, जैसे सज्जन सिंह वर्मा, विजय लक्ष्मी साधो, कांतिलाल भूरिया जो सेंट्रल में मिनिस्टर रहे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, मध्य प्रदेश में मंत्री रहे, उनकी सीट है, सचिन यादव की सीट है, हनी बघेल की सीट है, जीतू पटवारी की सीट है। तो ये सब वो सीटें हैं जहां कांग्रेस का बड़ा स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले उम्मीदवार घोषित करके यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि मालवा निमाड़ पर बहुत फोकस है, क्योंकि ये कहा जाता है असल में कि मध्य प्रदेश की सत्ता का रास्ता मालवा निमाड़ से होकर निकलता है। जो मालवा निमाड़ में मीर होता है वही मध्य प्रदेश की सरकार पर काबिज होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत फोकस है। पिछली बार चूंकि यहाँ पीछे रही थी भारतीय जनता पार्टी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। अच्छा, पार्टी ने यहाँ बिल्कुल मिले जुले उम्मीदवार घोषित किए, मतलब पिछले चुनाव में जो लोग हारे थे उनको भी मौका दिया और कई सीटों पर पार्टी ने नए चेहरों को भी मौका दिया। उसके अलावा पार्टी ने कई जगह पॉलिटिकल टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिएगा सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है टीवी के वॉल्यूम की वजह से। देखिए, 23 का रण है और बीजेपी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और लगातार इस पर चर्चा भी जारी है। और आगे भी हमारे गेस्ट जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे कि आखिर बीजेपी का पैमाना क्या है और कांग्रेस अब कब तक प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। तो इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से बीजेपी ने इस बार प्रत्याशियों का ऐलान किया। बीजेपी ने उन लोगों को भी मौका दिया है जो कुछ ही दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए हैं, साथ ही
ये वो सीटें हैं जो आकांक्षी सीटें मानी जा रही थी, जहां बीजेपी को हार का सामना 2018 में करना पड़ा था। उन सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो बीजेपी ने कुछ महारथियों को दोबारा मौका दिया है, साथ ही कुछ लोगों का टिकट से नाम कटा भी है। नए चेहरों पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। तो इस बार 2 महीने का वक्त बचा हुआ विधानसभा चुनाव को लेकर, लेकिन बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि कौन से प्रत्याशी मैदान पर उतरेंगे, जिसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, ABC। ऐसा माना जा रहा है कि ये C कैटेगरी के प्रत्याशी हैं जिनके नामों का ऐलान किया गया है, और ज्यादातर आकांक्षी सीटों के प्रत्याशी हैं जिनके नाम पर मोहर बीजेपी ने लगा दिया है। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी और साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रत्याशियों में खुशी की लहर है, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। अब देखना होगा कि किस तरीके से आगे की रणनीति पर बीजेपी काम करती है। मध्य प्रदेश की 39 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, तो वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 21 सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। तो 23 के रण में पूरी तैयारी के साथ बीजेपी उतर चुकी है। पहला दाव बीजेपी ने खेला है। और हमारे साथ लगातार गेस्ट जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी हैं, बीजेपी नेता हैं, जो संगीता जी हैं, कांग्रेस की नेता हैं, और अरविंद तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, खरसिया सीट में 2018 में ओपी चौधरी को मौका मिला था, इस बार दूसरे प्रत्याशी को बीजेपी ने मौका दिया, क्या कुछ वजह रही सर? ओपी चौधरी को मौका मिला था, इस बार दूसरे प्रत्याशी 6-0 में 4 संगठन की सेवा कर रहे हैं, और वो जिम्मेदार पद पर महामंत्री जी हैं, और जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया साहू जी, वो भी वहां से जुड़े हुए हैं, पहले जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, और लगातार मतदाताओं के किसी का टिकट काटा नहीं गया। अभी देखिए बाकी सीटें भी बाकी है, और जो स्थानीय स्तर पर जिनकी जन जन तक पकड़ है, जो पहले जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, भले छोटी सभा के रहे, जनपद सदस्य हो, ऐसे लोगों को टिकट दी गई है, और ये पार्टी के प्रति समर्पित है, और समाज के हर तबके के साथ इनका सतत संपर्क और समन्वय है। तो पार्टी ने उस दृष्टि से जो सर्वे किया था और जनता से जो फीडबैक आई है, उस आधार पर टिकट दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, 2 माह का समय है, अभी जो दुर्गोत्सव है, गणेश उत्सव है, इस दौरान जो लोगों से कम्युनिकेशन होता है सार्वजनिक स्तर पर, तो ये बहुत अच्छा मौका मिला है। और निश्चित रूप से टिकट किसे भी दिया जाए, पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ी रहेगी। पार्टी की प्रथम पंक्ति के नेता, द्वितीय पंक्ति के लोग, और पार्टी के मंडल और बूथ स्तर के लोग। तो ये एक बहुत अच्छी एक शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। जहाँ तक खरसिया सीट की बात है, मैं मानता हूँ कि वहाँ पर जो पटेल साहब है, स्वर्गीय पटेल साहब, उनका एक गढ़ था, लेकिन आज जो स्थिति है वहाँ पर जो साहू जी खड़े हुए हैं, वो उनकी बहुत पकड़ है, और वो इस सीट को हम जीतने जा रहे हैं, खरसिया विधानसभा सीट। और ओपी चौधरी जी भी लगातार उनका सहयोग करेंगे, और जो वहाँ पे जो जातिगत समीकरण, उस हिसाब से भी हम जीतेंगे। ठीक है, अब देखना होगा कि किस तरीके से, जिस तरीके से टिकट वितरण किया गया, प्रत्याशियों पर भरोसा जताया गया है, उन प्रत्याशियों पर जनता कितना भरोसा जताती है। वंदना राजपूत भी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है, वो जुड़ चुकी है। वंदना जी, बीजेपी ने तो नामों का ऐलान कर दिया है, अब कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है। कहीं ऐसा तो नहीं जिन नामों का बीजेपी ने ऐलान किया, अब कांग्रेस ये परख करेगी कि उनसे बेहतर प्रत्याशी कौन है कांग्रेस का, तभी उन सीटों पर उतारा जाएगा? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो चुनाव नजदीक है, और उन्होंने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं उन लोगों का एक आंतरिक मामला है। लेकिन बात यह है कि आप देखेंगे पिछले 5 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, उनकी भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेचैनी को बढ़ा दिया है। ये बेचैनी का ही एक बहुत बड़ा संकेत है। खैर, अच्छी बात है, उन्होंने प्रत्याशी को यहाँ पर घोषित कर दिया है। प्रत्याशी कोई भी हो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले 5 साल से कांग्रेस ने काम किया है, जनता के बीच जाकर के काम किया है, तो प्रत्याशी उन लोग घोषित कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशी चयन करने का एक सिस्टम होता है। सबसे पहले अगर किसी को कांग्रेस में प्रत्याशी बनना है तो सबसे पहले वो ब्लॉक स्तर पर आवेदन करेगा। ब्लॉक स्तर का जो आवेदन है वो जिला स्तर पर आता है, जिला स्तर से फिर वो प्रदेश स्तर पर आता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार
बैठे, सिर्फ 2 लोगों का सरकार है, किसी से उनको ना ये पूछ परख करनी है और न किसी से राय शुमारी लेनी है। उनको जो अच्छा लगता है उन लोग वही करते हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले 15 साल के जो काम की बात करते हैं या 9 साल जो नरेंद्र मोदी जी की काम की बात करते हैं, जनता उसको बहुत अच्छे से समझ चुकी है। इन लोगों की जुमलेबाजी है। अगर संकल्प पत्र की इनकी बात करते हैं तो संकल्प पत्र पिछले 2003 में भी दिए, 2008 में भी दिए और 2013 में भी दिए। मतलब 3-3 बार जनता के साथ इन्होंने जो कमिटमेंट किया और कमिटमेंट को पूरा करने का इनके पास समय था, लेकिन इन्होंने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया था। तो जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। संगीता जी, लेकिन बीजेपी ये भी कहती है कि कांग्रेस ने भी अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया। चलिए अब देखते हैं कि जनता इस बार किसके कमिटमेंट पर भरोसा जताती है। अरविंद जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कई चुनाव देख चुके हैं और कई समीकरण को भी समझते हैं। इस बार जो प्रत्याशियों का ऐलान है थोड़ा पहले कर दिया गया है। आमतौर पर चुनाव से 1 महीने पहले ऐलान किया जाता है, तो 2 महीने पहले बीजेपी ने जो ऐलान किया है और कांग्रेस की लिस्ट का भी अब लोगों को इंतजार बढ़ गया है। तो क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक प्लान है या फिर जल्दबाजी? किस तरीके से देखते हैं सर आप इसको? देखिए, बिल्कुल इसको जल्दबाजी तो कहा ही नहीं जा सकता है। बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत उम्मीदवारों की घोषणा पहले की है। ये सारी वो सीटें जहां बीजेपी 2018 में हारी थी और ये सारी वो सीटें जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार भी लगभग तय हैं। घोषणा नहीं हुई है लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार भी तय। सोनकत से तय सज्जन सिंह वर्मा चुनाव लड़ेंगे, महेश्वर से तय विजय लक्ष्मी साधो चुनाव लड़ेंगी, झाबुआ से कांतिलाल भूरिया या विक्रांत भूरिया में से किसी एक को चुनाव लड़ना है। तो ये लगभग कांग्रेस में भी सीनेरियो क्लियर है। घोषणा नहीं हुई है लेकिन सीनेरियो क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जिन सीटों पर वो लंबे समय से हार रहे हैं उन्हें आकांक्षी सीटों के रूप में चिन्हित किया था और इन आकांक्षी सीटों में से 11 सीटें जो मालवा निमाड़ की है उस पर पहले चरण में उम्मीदवार घोषित कर दिए। मतलब टोटल तो मध्य प्रदेश में 39 कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं लेकिन मालवा निमाड़ के 11 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। तो देखिए, बीजेपी ने एक रणनीति के तहत निर्णय लिया। कल जब चुनाव समिति की बैठक थी तो किसी को अंदेशा थोड़ी था कि चुनाव समिति की बैठक इसलिए हो रही है। यह था कि रणनीतिक तौर पर आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन है इसलिए बैठक हो रही है। लेकिन बीजेपी ने निश्चित तौर पर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये सीटें जो हम पिछले चुनाव में हारे थे उन्हें हम इस बार किसी भी हालत में नहीं गंवाना चाहते। वहां उसने उम्मीदवार पहले से ही कर ली है। संगीता जी, बीजेपी ने पहले से तैयारी कर ली है और बीजेपी कह रही है कि ये हमारा मास्टर स्ट्रोक प्लान है। तो क्या बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक प्लान से कांग्रेस में कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, अगर क्रिकेट के मैच में टॉस कोई पहले जीत जाता है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो मैच भी जीतेगा। तो आप स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए कि डर और भय की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही है। ये जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि अभी हमारे पूर्व प्रवक्ता ने बताया था कि मालवा निमाड़ से इन्होंने 11 टिकटों को फाइनल किया है। तो मालवा निमाड़ में सबसे ज्यादा डर है मोदी शाह और मध्य प्रदेश की तीनों जोड़ियों को, क्योंकि वहां से माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी और इन्हें ये डर है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो नतीजा निकलने वाला है वो बहुत पॉजिटिव निकलने वाला है और इसी वजह से इन्होंने लगभग 2.5-3 महीने पहले ही टिकट डिक्लेयर कर दिया है। अब ये कितनी ही तैयारी करें पर जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा थी उसका असर और उसका लाभ पूरी तरीके से कांग्रेस को मिलने जा रहा है। अब अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में अभी इन्होंने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसमें 39 टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो उसमें आप देखिए महिलाओं को कितने टिकट दिए हैं। लगभग 5 या 6 टिकट दिए हुए हैं जो कि 1% को भी पूरा नहीं करता है। जहां ये 50% की बात करते हैं वहां आप देखिए कि अभी 230 सीट पर क्या स्थिति होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। जहां तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नाराज भाजपा है, एक शिवराज भाजपा है और एक सिंधिया भाजपा है। तो सिंधिया भाजपा का एक टिकट तो अभी कट ही चुका है, बाकी और देखना होंगे कि कितने टिकट उनके कटने वाले हैं और ये जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसके बाद कितना कलह निकलकर सामने आने वाला है भाजपा के अंदर, ये भी देखने को मिलेगा। क्योंकि नाराज भाजपा चुप नहीं बैठने वाला है, सिंधिया भाजपा जो है महाराज भाजपा वो चुप नहीं बैठने वाला है और शिवराज भाजपा को तो पूरी तरीके से केंद्र ने दबाकर रखा है कि आप तो चुप ही रहिए। तो ऐसी स्थिति में देखना होगा कि जब एक पार्षद लेवल के चुनाव होते हैं और उनके टिकट बढ़ते हैं तब कितना सिर फुटबॉल होता है। अब देखिए कि इस टिकट के बाद कहां पर क्या क्या विरोध देखने को मिलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अब एक गुट नहीं रहा है, कई गुट बन गए हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे भी 7 से 8 हो गए हैं। तो
इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 2018 में जिस तरीके से इन्होंने हार का सामना किया था, 2023 में उससे भी बड़ी हार का सामना करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनके टिकट देखकर हमें साफ लग रहा है कि जीत के प्रत्याशी तो एक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, जीतने वाला एक भी कैंडिडेट नहीं है। जरूर इन्होंने सोचा है कि हम अभी से डिक्लेयर कर देंगे तो हमें उसका कुछ लाभ मिलेगा, परंतु आने वाले चुनाव तक ये पूरी तरीके से फ्लॉप होते नजर आएंगे। देखना होगा कि जनता इन उम्मीदवारों पर भरोसा जताती है या नहीं। गुलरेश शेख बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलरेश जी, जैसा कि संगीता जी भी कह रही हैं कि बीजेपी में डर का माहौल है, भय का माहौल है, इस वजह से टिकट जो जिन प्रत्याशियों को दिया गया उन नामों का पहले से ऐलान कर दिया गया। वाकई में ऐसा है क्या? बीजेपी में डर है क्या? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए। जी संगीता जी से आप और क्या अपेक्षा करेंगे? उनकी पार्टी में इतनी सिरफटोल हो रही है कि एक नाम डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। जब एक नाम डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों के विषय में टिप्पणी कर रहे हैं। सच बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सारी चीजें जो है वो निश्चित है और 20 तारीख को हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है जिसमें माननीय अमित जी भी आने वाले हैं। तो जहां जहां पर हमने सुनिश्चित कर लिया है कि कौन जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो चुनाव लड़ेंगे, उनकी हमने सूची डिक्लेयर कर दी। और अभी जो ये कह रहे थे ना संगीता जी की मालवा निमाड़ के विषय में, मैं खुद उज्जैन से हूँ। 2 सीटों के विषय में इतना आसानी से आपको बता सकता हूँ। मालवा की में देखिए, घटिया की सीट पर, घटिया के पे इनके वर्तमान में जो विधायक है रामलाल मालवीय, उन्होंने पिछले 5 साल में एक काम नहीं किया है। खुद कांग्रेसी कहते हैं कि बुरी तरह से हारेगा। तराना की बात करें, महेश परमार इनके विधायक है, उन विधायक कि उनको महापौर का टिकट दिया था उसमें भी वो हार गए। सज्जन सिंह वर्मा की गाली गुप्तार थे न केवल जनता बल्कि कांग्रेसी खुद जो है वो बस आजिद आ चुके हैं, उनको हराने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो वास्तव बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कुछ भी नहीं कर पा रही है, अंतर कलह से जूझ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी में पार्टी एक होके आगे बढ़ रही है, कदम ताल कर रही है। इसलिए पहली सूची आ गई, जल्दी आपको सूचियां भी मिल जाएंगी। गुलरेश जी, लेकिन कांग्रेस ये भी तो आरोप लगा रही है कि बीजेपी भी फूट की स्थिति में है, तभी पहले से प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। राजीव जी, मैं आपका रुख करूंगी। कई ऐसे प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए। कहीं ऐसे में जो पुराने बीजेपी नेता वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे पार्टी से और पार्टी की दिक्कत बढ़ जाए? देखिए, एक बात है, जो पुराने नेता को दिया, जो नए नेताओं को दिया गया वो जनाधार वाले हैं और वो जीतने की स्थिति में है। और सबसे बड़ी बात कि पार्टी के वरिष्ठ नेता, कनिष्ठ नेता और मंडल स्तर के नेता से लेकर बूथ लेवल तक उनका सतत समर्पण है। तो ऐसी कोई बात नहीं होगी। और इतना लंबा समय 2 महीना चुनाव का है, अगर कोई असंतुष्ट भी होगा उसे मना लिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति और क्रियाकलाप आप देखिएगा कि कोई पार्टी से अलग होकर अलग पार्टी नहीं बनाता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि शरद पवार जी अलग होकर एनसीपी बना लिए, ममता बनर्जी ने बंगाल में अपनी अलग पार्टी बना ली, टीआरएस ने अलग पार्टी बना ली, रेड्डी साहब ने अपनी अलग पार्टी बना ली आंध्रा में। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देख लीजिए, कोई अलग होकर अलग पार्टी नहीं बनाता। हाँ, कांग्रेस से टूट कर लोग अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं और कांग्रेस बाद में उसकी सहयोगी पार्टी बन जाती है। जैसे पश्चिम बंगाल में उसकी सहयोगी है, दक्षिण में सहयोगी बनने के लिए घूम रही है। तो महाराष्ट्र में शिवसेना उसकी सहयोगी है, जो क्षेत्रीय दल है, जो कहती है कि हिंदुत्व हमारा लक्ष्य है, और कांग्रेस कहती है कि हिंदुत्ववादी हमारा विरोध है। तो जो विरोधाभास है वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता अपने अगर कनिष्ठ कार्यकर्ता को टिकट दें तो वरिष्ठ मिलकर उसे चुनाव की वैतरणी पार कराएंगे और उसे शानदार ऐतिहासिक जीत दिलवाएंगे। अभी देवलाल ठाकुर जी आए हैं, आपका जो इशारा था वो निश्चित रूप से अभी पार्टी में आए, लेकिन आप देखिएगा वो जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, जनपद सदस्य रह चुके हैं और पिछले बार भी उन्होंने पार्टी के लिए टिकट के लिए प्रयास किया था, नहीं मिला था। लेकिन इस बार वो खड़े हैं और पार्टी के उस क्षेत्र के तमाम जो पुराने लोग हैं उनका आशीर्वाद उनको दिया गया है और उनकी सहमति से दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक रूप से जीतेगी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जितने राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा में, और ये लोकसभा का एक सेमीफाइनल है। ठीक है, अब वंदना जी से मैं इसका रिएक्शन भी ले लेती हूँ और जान लेती हूँ कि कांग्रेस किस तरीके से इस बार टिकट वितरण करेगी। वंदना जी, जैसा कि बीजेपी में अब तो प्रत्याशियों का ऐलान 21 प्रत्याशियों का छत्तीसगढ़ में ऐलान हो चुका है, कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है आगे के लिए? देखिए, मैं तो आपकी सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन इससे पहले राजीव जी बोल रहे थे उसके सवालों का जवाब देना चाहूंगी मैं।
जैसे पार्टी अलग बनाने की बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई भी नेता अलग होते हैं तो डायरेक्ट वो कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करते हैं, तो अलग पार्टी बनाने की सवाल ही पैदा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात अगर यहाँ पर देखने को ये मिलती है, अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में अभी इनके वरिष्ठ जो नेता है अनंत कुमार साय जी ने, उन्होंने पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में प्रवेश किया। तो अभी तो इन लोगों की शुरुआत है। देखिएगा कि अभी कितने नेता खफा होते हैं और कितने नेता आकर के कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करते हैं। और इतिहास की बात करता है तो इतिहास में तो एक बात दर्ज है कि इन लोग जो लोकतंत्र से जो चुनकर आती है सरकार, उसको कैसे गिराने का काम करते हैं। इन लोग पूंजीवादी हैं, इन लोग पूंजी की बल पर इन लोग चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं। इन लोग को जनता से कोई सरोकार नहीं रहता, उनको सिर्फ ये घमंड है हमारे पास पैसा है, हम पैसे के बल पर चुनाव लड़ेंगे और पैसे के बल पर यदि चुनाव हार गए तो पैसे के बल के पर हम जो चुनी हुई जो सरकार है उसको गिराने का काम करेंगे। ये इतिहास गवाह है। और रही बात अगर कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी भी बहुत जल्द अपनी प्रत्याशी को घोषणा करने वाली है। और अभी मेरे जो पूर्व में हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार उन्होंने कहा भी है कि कई जगह तो प्रत्याशी तय है, घोषणा करना बस बाकी है। और जब हम प्रत्याशी तय करेंगे तो एक साथ करेंगे। इन लोगों के जैसे छुटपुट जो है वैसे हम लोग प्रत्याशी यहाँ पर तय नहीं करने वाले, क्योंकि ये लोग जिस जिले में हारे हैं वहां पर प्रत्याशी तय किया। मतलब जो प्रत्याशी को उतारे हैं उन लोगों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इन लोगों को मालूम है कि यहाँ का जो प्रत्याशी है पिछले इतिहास गवाह कि नहीं जीत पाए हैं और आगे भी नहीं जीत पाएंगे। इसके पीछे कारण क्या है? 15 साल इनकी सरकार थी, 15 साल की सरकार। ठीक है, पुरानी बातें नहीं करते हैं। देखिए वंदना जी, अब देखना होगा कि जिन प्रत्याशियों पर बीजेपी ने भरोसा जताया उन प्रत्याशियों पर जनता कितना भरोसा जताती है और कांग्रेस किन प्रत्याशियों पर भरोसा जताती है। तो आप सभी का जुड़ने के लिए, जी मीडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।